नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं चंदौली ज़िले के गहरवार डेयरी में। सुनौली गांव है, उसमें गहरवार डेयरी में आ चुके हैं और ये डेयरी कोरोना काल से ही चलाया जा रहा है। और ये लॉकडाउन में कैसे सहारा बना, कैसे रोज़गार का साधन बना और कोरोना काल में सबको ज़रूरत होती है कि हम कैसे अपने जीविकोपार्जन को करें। और उसके बाद इन्होंने जीविकोपार्जन इस डेयरी फार्म को ही चुना जीविकोपार्जन के लिए। और आज एक ये बहुत कामयाब डेयरी फार्मर बन चुके हैं और लगभग 20 जानवर, 20 से 22 जानवर इनके फार्म पे हैं अभी फ़िलहाल। और साथ में ब्रीडिंग का भी कार्य करते हैं। फीडिंग में अपने जानवरों को क्या देते हैं, कहाँ दूध बेचते हैं, कितना दूध का प्रोडक्शन हो रहा है और ब्रीडिंग में ये किन-किन कंपनियों का सीमन यूज़ कर रहे हैं, कितने दिनों में अपनी बछिया तैयार कर ले रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें हम उनसे जानेंगे और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी हम नया वीडियो अपना बनाएं, अपलोड करें, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। आइए उस युवा पशुपालक से मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी जुझारू ढंग से डेयरी फार्म को किया और एक कामयाबी के मिसाल बने हुए हैं। और एक उदाहरण चंदौली ज़िले में इनका एक उदाहरण है, उदाहरण के रूप में ये बन चुके हैं और बहुत सी जगह इनकी चर्चाएं होती रहती हैं। आइए उस युवा पशुपालक से मुलाकात करते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए कि आपका नाम क्या है और ये डेयरी फार्म कहाँ पर स्थित है? नमस्कार, मेरा नाम अजय सिंह है। ये फार्म धानापुर में है और चंदौली ज़िला उत्तर प्रदेश में है। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है सर? हम ITI किए हुए हैं, उसके बाद 10 साल जॉब किए हैं। उसके बाद जॉब के बाद हमने ये डेयरी फार्म ओपन किया है कोरोना काल के बाद। डेयरी फार्म में पढ़ाई के बाद क्या आप डायरेक्ट डेयरी फार्म में आ गए या फिर इसके पहले और कुछ कर रहे थे? नहीं, हम जॉब करते थे, 10 साल जॉब किए हैं। उसके बाद कोरोना काल में ये स्टार्ट किया हमने डेयरी। कैसे मन में आया कि हम डेयरी फार्म ही करें, और भी बिजनेस किया जा सकता था लेकिन आपने डेयरी फार्म को ही चुना। आपने कैसे डेयरी फार्म ये मन में आया कि हम इसी को करेंगे? डेयरी फार्म से हम लोग जैसे डे वन से ही हम अपना जैसे पैसा कमा सकते हैं, जैसे किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे दूध पैदा हुआ, उसको सेल किया, उसका पैसा पा गए, जो अपना बेनिफिट हुआ वो हम लोग ले सकते हैं। इसकी वजह से डेयरी को हमने चुना। इससे पहले भी डेयरी फार्मिंग से कोई रिलेशन था या फिर डायरेक्ट आ गए? को पहले से कोई अनुभव था आपको इस क्षेत्र में? नहीं, पहले से अनुभव तो नहीं था कुछ भी। पहले कोई घर पे 1-2 गाय रखती थी, पिताजी रखते थे, लेकिन सब इसमें आने के बाद ही हमने सीखा है। धीरे धीरे सर आप लगभग चौथा साल है आपका, क्योंकि 2019 में हमको लग रहा है कोरोना लगा था और उसी समय आपने डेयरी फार्म को स्टार्ट किया था 2020 में। तो इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे। थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में बताइएगा कि किस तरह की समस्याएं आई, किस तरह का उतार चढ़ाव हुआ। हमारे दर्शकों को उसको थोड़ा विस्तृत रूप से जानकारी दीजिएगा सर। स्टार्ट किए थे शुरू में, सबसे पहले तो दूध सेल करने का प्रॉब्लम आया। जी। दूध सेल का प्रॉब्लम आता है। उसके बाद रेट नहीं मिल पाता है दूध का, उसका इशू है। और सबसे ज़्यादा बीमारी में आया जैसे थनैला, हम लोगों को थनैला सबसे ज़्यादा पड़ता है, जिसमें हमारे 2-3 गायों का बाट भी ख़राब हो गया। यही सब इश्यूज पहले से स्टार्टिंग में आए थे। बहुत से फार्मों को हम विज़िट करते हैं और देखते हैं थनैला हर जगह जो है कि अ, थनैला समस्या हर फार्म पे है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करते हैं? इससे बचने के लिए या इसके निदान के लिए क्या करते हैं आप?
जैसे अभी 1 साल से हमारे यहाँ थनैला नहीं है एक भी गाय को, तो हम लोग पे अभी अभी क्या किए हैं कि फीड में हमने चेंज किया है, फीड चेंज किया है। और देखिए थनैला जो है, लोग बोलते हैं कि गंदगी में बैठेगी हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। मेन थनैला होता है पीएच के कारण, पीएच इनबैलेंस होगा उसका तो थनैला होगा। अगर आप फीड में ज़्यादा अगर अनाज दे रहे हैं, ज़्यादा प्रोटीन दे रहे हैं, तो आपके गाय को थनैला ज़रूर होगा। मेन लोग बोलते हैं कि कचरे में बैठ गई तो हो गया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हमको तो नहीं लगता है कचरे में बैठ जाएगी तो हो जाएगा थनैला। और उस हमने क्या किया है कि पहले 2-3 सुधार हमने किया। थनैला जब हो रहा था तो पहले हम लोग चारा डालते थे, उसके बाद दूध निकालते थे। तो दूध निकालने के बाद गाय बैठ जाती थी, तो हमने क्या किया, पहले दूध निकालना चालू किया, उसके बाद चारा डालना चालू किया। तो उससे क्या हुआ कि गाय कम से कम हमारी 1-2 घंटे गाय हमारी खाएंगी होंगी, तो 1 घंटा तो खड़ी रहती है, उससे कुछ कम हो गया। और उसके बाद हमने फीड का चेंज किया। फीड चेंज करने का पहले हम लोग जैसे अनाज वनाज ज़्यादा देते थे, तो उसकी वजह से ज़्यादा पीएच गड़बड़ होता था। और उसके बाद हमने फीड में अपने मीठा सोडा ऐड किया। मीठा सोडा ऐड करने के बाद हमारा जो थनैला है अभी मान लीजिए कि 90% ख़त्म है हमारे। वही तो 1 साल से तो एक भी गाय को नहीं हुआ मास्टरटी। जब आपने डेयरी फार्म स्टार्ट किया तो कितनी गायों से शुरू किया? शुरू में क्या सारी गाय शुरू में ही लेके आए थे या फिर कितनी गायों से आपने डेयरी फार्म को स्टार्ट किया? शुरू में हमने 2-3 गाय लाए थे, उसके बाद 1-2 महीने के अंतराल में हमने पूरा 10 गाय किए थे, जिसमें 2 भैंसे किए थे। उसके 2-3 महीने के अंदर ये सब गाय हमारे यहाँ आई हैं। कौन कौन से मुख्य बिंदु होते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए डेयरी फार्म को स्टार्ट करना चाहिए सर? मेन देखिए 2-3 में मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहला है तो दूध का रेट, दूध आप कहाँ सेल करेंगे, जो सबसे बड़ा वही है। अगर आपके दूध का रेट नहीं मिलेगा तो दूध पैदा करने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इतना कास्टिंग बढ़ गया है। पहले फीड महंगा हो गया है, अभी देखिए भूसा जो मिलता है, भूसा 10-10 रुपये के जी, 11 रुपये के जी मिल रहा है। जो पहले 4 रुपये 5 रुपये के जी मिलता था, वो 10-11 रुपये मिल रहा है, वो भी मिल नहीं पा रहा है लोगों को। इसकी वजह से अगर दूध आप 2-3 कुंटल भी पैदा कर लीजिए, लेकिन आपके पास दूध का रेट नहीं है तो आप फ़ायदा नहीं कर पाएंगे डेयरी में। सबसे बड़ा यही है। हम शेड देख रहे हैं आपका, काफ़ी खुला और हवादार शेड है। तो इसका लंबाई और चौड़ाई कितना है और लगभग कितना कास्ट आया था इसको बनाने में? ये जो हमारा है ये 13 फुट चौड़ा है और उसके बाद 60 फुट लंबा है। जिस हाँ इस साइड में तो इधर इसको बनाने में हमको 70-80 हज़ार रुपये लगे थे उसमें, जिसमें से एंगल है, हमारा पाइप है और शेड है ऊपर का सीट। क्या 70,000 में ये बाउंड्री भी हो गई थी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि काम बहुत ज़्यादा किए हैं आप इसमें। तो लगभग कितना खर्चा था? ये जगह कितना है, पूरा एरिया आपका? ये जगह 2 हिस्से में है हमारा। में पूरा बाउंड्री करने में बहुत सारा पैसा लगा था, उसमें हम लोगों ने कम से कम 8-9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। पूरा जीरो से हमने बनाया है इसको। तो क्या कोई नया पशुपालक अगर डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहे तो इतना बड़ा शेड बनाना ज़रूरी है या फिर कम खर्च में भी शुरू किया जा सकता है? कम खर्च में शुरू किया जा सकता है। किस ये तरह सब का शेड बना के वो स्टार्ट कर कर सकता सकते है? हैं। ये हमने जो बनवाया है अपनी सेफ्टी के लिए बनवाया है हमने, जी क्योंकि हमारा थोड़ा सा गांव से दूर है, तो उसके लिए सेफ्टी के लिए हमने बनवाया है। इतना खर्च किया, इन्वेस्ट किया गया है। जी जी। मैंने तो सीट जैसे सीट डाल के अपना नॉर्मल में भी चालू कर सकता है आदमी। पहले स्टैंड हो जाए, उसके बाद तो सेट बनता रहेगा फिर। और कितने दिनों के अंतराल पर सर फिर दोबारा आप गाय को लेके आए? क्योंकि शुरू में आपने 2 गाय खरीदी थी, तो उसके बाद कितने दिनों के बाद गाय को फिर पुनः खरीदा? 4-5 महीने बाद फिर हमने गाय 2-3 गाय लिया था। उसके बाद फिर हम गाय परचेज करना धीरे-धीरे बंद हो गया हमारा। उसके बाद घर की बच्चियाँ धीरे-धीरे हो गई हमारे पास, 4-5 बच्चियाँ हो गई हैं। कितने साल के बाद सर आपने गाय खरीदना बंद कर दिया ताकि आपका जो सर्कल होता है, जो मिल्किंग का ब्यात का सर्कल होता है वो बैलेंस हो गया और आपको गाय खरीदना बंद कर देना पड़ा? अभी 2.5 साल के बाद हमने धीरे-धीरे अपना मैक्सिमम बंद ही कर दिया। अभी तो गाय हम खरीदते नहीं हैं, क्योंकि हमारे फार्म के बच्चा 3-4 बच्चियाँ हमारे फार्म की ही तैयार हो गई हैं अभी। उसकी वजह से अभी हमारे पास 3 बच्चियाँ और बच्चा देने वाली हैं फार्म की ही। जी जी। तो अभी हमको गाय खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं फीड की, क्योंकि फीड डेयरी फार्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर हम अच्छा फीड नहीं खिलाते हैं तो हमारा जो डेयरी है वो लॉस में जाता है। तो फीड में अभी क्या दे रहे हैं और किन-किन चीज़ों को ध्यान में रख के फीड में क्या-क्या कंपोजिशन जो होता है उसको देख के फीडिंग कराया जाए ताकि जानवर हमारे स्वस्थ रहें और हर साल बच्चा दें और लंबे समय तक उनका दूध निकाला जा सके। अभी फीड तो हम अपने आप से बनाते नहीं हैं, बना भी नहीं सकते, क्योंकि उसका जो कंपोजिशन हो जाता है हम लोग को उतना वो मटेरियल मिल नहीं पाएगा। तो अभी हम लोग शीतल का फीड यूज़ करते हैं।
अभी लमसम 1 साल से हम लोग शीतल का फीड यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए थनैला भी नहीं है। उसकी वजह से सबसे बड़ा बेनिफिट है कि 2-3 महीने बाद, जैसे बच्चा देने के 2 महीने के बाद हमारी गाय हीट में आ जाती है। मैक्सिमम गाय हमारी, मान लीजिए कि 80% गाय हमारी एक सीमन में ही कंसीव कर जाती हैं। रिपीट ब्रीडिंग का एकदम समस्या खत्म है। मान लीजिए कोई अगर गाय में अगर यूट्रस में उसकी दिक्कत है तभी दिक्कत आती है, नहीं तो ऐसा दिक्कत आता नहीं है। तो हम लोग शीतल अभी यूज कर रहे हैं। अभी आपने बात किया रिपीट ब्रीडिंग की, ये क्या चीज़ होता है? रिपीट ब्रीडिंग क्या चीज़ होता है, उसको थोड़ा सा बताइएगा। और इससे निदान पाने के लिए हमारे किसान भाइयों को, पशुपालकों को क्या करना चाहिए ताकि उनके डेयरी पे ये रिपीट ब्रीडिंग की समस्या ना हो? देखिए रिपीट ब्रीडिंग का समस्या किसान, उसका देखिए उसका निवारण किसान खुद कर सकता है। किसान को सबसे बड़ा तो टाइमिंग पकड़ना पड़ेगा कि गाय हीट में हमारी कब आती है। लोग किसान टाइम, पहली बात तो टाइम पकड़ नहीं पाते हैं कि कब हीट में आ रही है। हीट में आती है तो क्या क्या लक्षण देती है ये भी लोगों को कभी समझ में नहीं आता। जैसे हम लोग भी स्टार्टिंग में 1-1.5 साल तो हम लोग समझ ही नहीं, सभी गाय को कि एक बार 10-10 बार सीमन लगवाया लेकिन रुकी नहीं हमारा। लेकिन मेन है उसका टाइमिंग। अगर गाय अगर सुबह हीट में आती है, आप शाम को उसको कंसीव कराते हैं, तो आप जान लीजिए कि हमारे यहाँ फार्म पे 80-90% कम से कम कंसीव हो ही जाती हैं। तो अगर लोग क्या करते हैं, जैसे डॉक्टर को फ़ोन करेंगे तो डॉक्टर को फ़ोन किया तो बोलेगा कि डॉक्टर पूछेंगे आपसे कि कब हीट में आई थी, आप बोलेंगे कि आज हीट में आई है। ठीक है, आज नहीं लगा, 24 घंटे के बाद हम सीमन लगाएंगे। तो सबसे बड़ी गलती देखिए यही है, जो 24 घंटे के बाद वाला सीमन है, इसके वजह से ही गाय हमारी कंसीव नहीं कर पा रही है। यूट्रस में इन्फेक्शन बहुत रेयर केस में होता है, ऐसा नहीं है। अभी तक कहीं कहीं डेयरियों पर तो 10 गाय हैं तो 10 रिपीट कर रहे हैं, तो क्या 10 में यूट्रस में गंदगी आ गई है? ऐसा कुछ नहीं है। मेन है उसका टाइमिंग। अगर टाइमिंग से सीमन लगवाया जाए तो कंसीव रेट में कोई दिक्कत नहीं है। किसान को समझना पड़ेगा। जैसे किसान मेन है, जैसे शाम को जैसे नाइट में आता है तो जैसे सभी गाय बैठी हुई तो एक बार उसको चेक करना चाहिए कि गाय क्या कैसा डिस्चार्ज दे रही है हमारी, क्या है उसको। मेन उसमें 2-3 पहलू हैं। जैसे अगर आप सीमन लगवाए हैं, सीमन लगवाने के अगर 16वें दिन के बाद आपकी गाय पेन्हाव करती है, जो दूध का जो पेन्हाव आ जाता है, पेन्हाव करती है, तो जान जाइए कि आपकी गाय फिर से सीमन लेने वाली है। वो 21 दिन हीट में जरूर आएगी, पक्का आएगी। अगर 16 दिन से पहले करती है तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसमें कोई दिक्कत। अगर 16वें दिन के बाद करती है तो जान लीजिए कि आपकी गाय पशु हीट में आने वाला है। फिर से वो क्या है, हीट में आने के लिए फिर से तैयार हो रहा है। हम देख रहे हैं सर आपके फार्म पे एक भैंस भी है। किस वजह से, यह दूध खाने के लिए भैंस रखे हैं या फिर कोई और कारण है? और इस भैंस को आप कहाँ से लिए थे, किस ब्यात की भैंस है और कितने में लिए थे, थोड़ा बताइएगा ताकि हमारे जो भी दर्शक हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, देखें तो अगर इस तरह की भैंस खरीदें तो वो ठगी का शिकार ना हो। थोड़ा सा इसके बारे में विशेष बताइएगा। ये भैंस हमने 80,000 में लिया था। अभी ये तीसरी बार बच्चा देगी। 2 बार पड़िया दी है, अभी तीसरी बार बोलते आज 10 महीना पूरा हो गया इसका। अभी जो 4-5 दिन जितने दिन जाए उसमें बच्चा देगी। ये 7 लीटर टाइम पे दूध देती है। ये 14 लीटर दूध देती है, 14 लीटर, एक दिन का 14 लीटर दूध देती है। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका भैंस का हम रखने का ये हमारा है कि हर एक बच्चा देने के 21वें दिन ये हीट में आ जाएगी। हीट में आ जाएगी, एक सीमन में कंसीव कर जाती है। गाय की तरह हर साल बच्चे देती है हमको ये इसमें। और इसके दूध, इसको रखना एक भी ये कारण है कि हम दूध से उसे फैट हमारा बढ़ जाता है, जिससे हमको अच्छा रेट मिल पाता है। मतलब सारे दूध में इसके दूध को मिला देते हैं जिससे कि आपका फैट का परसेंटेज बढ़ जाता था। पहले 2 भैंस रखे थे, तभी एक भैंस हमने सेल कर दिया है। अभी हम एक भैंस और परचेज करने वाले हैं, उसको सर्च कर रहे हैं। इस भैंस को आपने कितने में, 80,000 में बताया ना? हाँ, मतलब इस तरह की भैंस अगर हमारे ग्राहक खरीदे तो 80,000 में ले सकते हैं। हाँ, भैंस लीजिए तो अच्छा लीजिए, जिसमें मुर्रा नस्ल के लिए लीजिए तो उसमें क्या है, जिसमें दूध 5-6 केजी दूध देगी तभी होगा। 5 केजी से नीचे दूध देगी तो भैंस नहीं रखने से कोई मतलब नहीं है उसका। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो कि अपना इतना विशेष समय दिया और हमारे दर्शकों के लिए इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद आपको।